हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेर न्यूज कस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। थोड़ा लेट हो गया दोस्तों आने में, लेकिन कोई बात नहीं, आइए आगाज करते हैं। क्लास को ऑफ तो नहीं कर सकते, थोड़ा आने में देरी हो गई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आइए बिना देरी के आगाज करते हैं दोस्तों क्लास का। जो आपने पेपर फर्स्ट दिया था 7 फेरों का, उसके जो 30 सवाल हैं, अगले दोस्तों 30 मिनट के अंदर मैं आपको वो सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। बिल्कुल मेरे साथ में स्वागत है भागीरथ, अंकुर, राकेश, रवीना, सुलेंद्र, साफिया, आरती, मोनिका, सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आगाज करते हैं दोस्तों आज की क्लास का। 7 फेरों पर आधारित जो पहला टेस्ट था उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूं। ये देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन वर्तमान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर आसीन है। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने 7 फेरों की क्लास ली है। अब आप देखिए उस पर आधारित जो सवाल है, कौन कौन से सवाल दोस्तों बन सकते हैं। तो अगर बात करूं मैं CAG, क्या है दोस्तों, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, 148 दोस्तों। और अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में भारत के CAG कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये भारत के CAG है। अगर बात करें अरुण कुमार मिश्रा, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार जो आयोग है, इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा जो है ये इसके अध्यक्ष हैं। और अगर पूछे आपसे राजीव कुमार, तो ध्यान रखिएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के दोस्तों उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। और भारत के CAG कौन है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये भारत के CAG है। अगला क्वेश्चन, संचित निधि की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुई। सवाल बहुत बढ़िया है दोस्तों। देखो, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि जो है दोस्तों, अगर आपसे पूछे इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, 266। लेकिन यहीं पर दोस्तों देखो, हमने दोस्तों 266(2) और 266(1) दोनों ऑप्शन में आपको दिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 266(1). कौन सा है, 266(a). और यही दोस्तों किसका उल्लेख है, संचित जो निधि है इसका उल्लेख है। किसका है, कंसोलिडेटेड फंड का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार ऋणात्मक वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य कौन सा है। तो मैंने आपको बार बार कहा था कि नागालैंड जो है ये दोस्तों एकमात्र राज्य है जिसकी ग्रोथ रेट जो है वो दोस्तों बढ़ने की बजाय कम हुई है, ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और अगर आपसे पूछे 2011 की जनगणना का दोस्तों ध्येय वाक्य क्या है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। क्या है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और अगर आपसे पूछे जनगणना किस सूची का विषय है, तो ध्यान रखिएगा संघ सूची का विषय है जनगणना। और अगर आपसे पूछे जनसंख्या किस सूची का विषय है, तो ध्यान रखिएगा समवर्ती सूची का विषय है जनसंख्या। अगर पूछे सेंसेक्स, तो ध्यान रखना है संघ सूची। और अगर आपसे पूछे दोस्तों जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, तो ध्यान रखना समवर्ती सूची। आंसर हो गया इसका नागालैंड। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, मतलब दोस्तों ऐसा कर जो लगे किसी पर और भुगते कोई और, वो है दोस्तों अप्रत्यक्ष कर। आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर है, आपके ऊपर ही लगता है, आप ही दोस्तों उसको भुगतते हैं। संपत्ति कर ये भी दोस्तों डायरेक्ट कर, निगम कर ये भी डायरेक्ट कर है। लेकिन दोस्तों वस्तु और सेवा कर GST, क्या है, GST जो है ध्यान रखिएगा ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। GST दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर है जो समवर्ती सूची का कर है। किसका है, समवर्ती सूची का टैक्स है। और याद करो दोस्तों 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ है। कौन सा संविधान संशोधन है, 101वां संविधान संशोधन है। और अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों GST जो है ये
किस किस समिति की सिफारिश पर आया था, ये दोस्तों ध्यान करना, केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी जो है दोस्तों ये भारत के अंदर आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जीएसटी परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अगर आपसे पूछे जीएसटी की जो दर होती है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, इन दरों का निर्धारण कौन करता है? जीएसटी काउंसिल करता है। और याद करो जीएसटी जो काउंसिल है दोस्तों, क्या जीएसटी जो काउंसिल है इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 279A इसके अंदर दोस्तों उल्लेख है। अगर आपसे पूछ ले इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, तो भारत का जो फिनांस मिनिस्टर है, जो भारत के वित्त मंत्री है, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। जब भी मैंने आपको ये सवाल पढ़ाया तो मैंने आपको ये सवाल जरूर पढ़ाया कि मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मौद्रिक नीति जो समिति है, मौद्रिक नीति समिति, इस समिति का जो अध्यक्ष है वो होता है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल नंबर 279A। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसुओं का द्वार किस संधि को कहा जाता है? याद करो दोस्तों, आंसुओं का जो द्वार है, क्या आंसुओं का जो द्वार है वो किस संधि को कहते हैं? यहां याद कीजिए, यहां दोस्तों कौन सी संधि है? ये तो हो गया भूमध्य सागर। क्या भूमध्य सागर? ये हो गया दोस्तों लाल सागर। क्या है? लाल सागर। इन दोनों के बीच में यहां पर कौन सी? ये है दोस्तों स्वेज नहर। कौन सी नहर है? स्वेज नहर है। इसको थोड़ा ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। और दोस्तों यहां पर कौन सी है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एक जल संधि है जिसका नाम है बाब उल मंदेव। क्या है? बाब उल मंदेव जल संधि। और इसे दोस्तों क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आंसुओं का द्वार। क्या बोलते हैं? आंसुओं का द्वार इस जल संधि को कहा जाता है। और यहां दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि यहां कौन सी जल संधि है, तो लिखना दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी है? जिब्राल्टर। और इसे कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी। तो देखिए अगर आपसे पूछ ले कि भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि, अगर आपसे पूछो दोस्तों आंसुओं का द्वार बाब उल मंदेव, अगर पूछो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर दोस्तों यह है स्वेज नहर, तो इसका आंसर है बाब उल मंदेव। ऐसे भी याद कर सकते हो दोस्तों, आंसुओं का द्वार सोना बाबू। क्या? हाँ रसगुल्ला। आंसुओं का द्वार कौन है? यह है दोस्तों सोना बाबू। कौन है? सोना बाबू जो है यही दोस्तों क्या है? आंसुओं का द्वार। बोलो वाके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों ध्यान रखना, बाबू से कौन सी है? बाबू से हो गई दोस्तों बाब उल मंदेव संधि। ठीक है, तो आंसुओं का द्वार वो है दोस्तों सोना बाबू, और बाबू से दोस्तों बात बन गई बाब उल मंदेव जल संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट किस मॉडल पर आधारित है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये भारतीय वन स्थिति जो रिपोर्ट है ये दोस्तों कहां से आती है? देहरादून से आती है। कहां से? देहरादून से आती है। कब से स्टार्ट हुई थी? 1987 से स्टार्ट होती है। कितने वर्षों में आती है? 2 वर्ष में एक बार आती है। 2019 में कौन से नंबर की आई थी? 16वें नंबर की। और 2021 में कौन से नंबर की है? 17वें नंबर की है। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ध्यान रखिएगा, चैंपियन और सेठ मॉडल पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी, चैंपियन और सेठ वर्गीकरण पर भारतीय वन स्थिति जो रिपोर्ट है वो दोस्तों आधारित है। अगर पूछे ये महालनोबिस है, ये दोस्तों कौन है? तो ध्यान रखिएगा, सेकंड 5 ईयर प्लान, क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना इसी मॉडल पर आधारित
पारित थी दोस्तों महालनोबिस 1956 से 1961। तो ध्यान रखना महालनोबिस। ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी, चैंपियन और सेठ वर्गीकरण। जो अभी दोस्तों जो अभी आपके सामने भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट आई है, इसको छाप लेना। निश्चित आपको अपनी परीक्षा में प्रश्न मिलेगा कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक जो वन और वृक्ष हैं ये कहां पर हैं। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में। और अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन और वृक्ष कहां पर हैं, तो ध्यान रखिएगा हरियाणा। हरियाणा इसका सही आंसर है। अगर पूछे आपसे वृद्धि के हिसाब से पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश जो है वृद्धि के हिसाब से भारत में दोस्तों कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, केपलर के नियम किससे संबंधित हैं? याद करो दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाए थे कि जो केपलर का नियम है वो किससे संबंधित है? ग्रह से दोस्तों, इनकी जो गति है इससे संबंधित है केपलर का नियम। और मैंने आपको यही लिखाया था, याद करो दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी। कौन बताएगा कि पलायन जो वेग है इसका मान कितना होता है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। जो पलायन वेग था, याद करो, इस मार्कर को दोस्तों मैंने फेंका और ये मार्कर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल गया, वापस नहीं आया। इसे कहते हैं दोस्तों एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। कमेंट बॉक्स में बताओ इसका मान कितना होता है। सभी प्राकृतिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त नया रंग कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, तीन प्राकृतिक रंग हैं। रेड एक दोस्तों ध्यान रखना है, रेड है, एक ग्रीन है और एक ब्लू है। इन तीनों को मिलाने से कौन सा नया रंग बनता है? ये बनता है दोस्तों व्हाइट। कौन सा बनता है? व्हाइट जो है इन तीनों को मिलाने से बनता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पूरा याद रखना है, क्योंकि वहां जो ऑप्शन आएंगे ना, एक ऑप्शन आएगा 11.2 मीटर पर सेकंड, एक आएगा दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ध्यान रखना पूरा की पूरा कि एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो दोस्तों क्या होगा? ये एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। अगला क्वेश्चन, रक्त कैंसर के लिए किस समस्थानिक, किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अगर आपसे पूछे आयोडीन 131, इसका उपयोग होता है थायराइड कैंसर। किसमें होता है? थायराइड कैंसर में, गले के कैंसर में होता है। अगला यूरेनियम 235, ये दोस्तों ईंधन के रूप में काम आता है और यूरेनियम का जो उपयोग है वो चट्टानों की आयु का पता लगाने में होता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर के अंदर होता है। और अगर पूछे कार्बन 14, तो दोस्तों ध्यान रखना जीवाश्म की जो आयु है इसे पता लगाने के लिए कार्बन 14 का उपयोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल, आप कोई भी परीक्षा दे लो ये सवाल दोस्तों आपको हर परीक्षा में मिलेगा। एसिड रेन, क्या एसिड रेन? अगर पूछे आपसे एसिड जो रेन है इसमें दोस्तों कौन कौन से दो अम्ल हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक तो इसके अंदर नाइट्रिक अम्ल है और एक इसके अंदर दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अगर पूछे आपसे कौन से दो अम्ल हैं, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। इसका दोस्तों पीएच मान जो है लगभग 5.4 होता है। इसे इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये दोस्तों हमारे पेट में होता है। क्या हमारे अमाशय के अंदर कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और अगर पूछे फायदा क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। तो ध्यान रखिएगा प्रोटीन के पाचन में सहायक दोस्तों कौन है? तो ध्यान रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन किसका बहुलक है? तो मैंने आपको बताया था प्रोटीन जो है वो किसका बहुलक है? एमिनो एसिड का बहुलक है। अगर पूछे आपसे प्राकृतिक रबड़, क्या प्राकृतिक जो रबड़ है ये किसका बहुलक है? तो ध्यान रखिएगा आइसोप्रीन। अब तुम बताओगे इस रबड़ के वल्कनीकरण में
किसका उपयोग होता है? गोली की तरह छाप दो, रबड़ के वल्कनीकरण में किसका उपयोग होता है? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए किसका बहुलक है? तो डीएनए ध्यान रखिएगा न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1 एमिनो अम्ल। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो दोस्तों अगर पूछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को होती है। लेकिन दोस्तों इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब होता है? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। किसका दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से कहां पर? मुंबई के अंदर दोस्तों आ गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1949 इसका करेक्ट आंसर। स्थापना पूछे 1 जनवरी 1 अप्रैल 1935 स्थापना है, और अगर पूछे दोस्तों कब इसका राष्ट्रीयकरण है? 1 जनवरी 1949। अगला क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची का संबंध है नगर पालिका की कौन सी अनुसूची है? 12वीं अनुसूची। कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन है। और अगर आपसे पूछ ले कितने विषय हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछे कितने विषय, तो 18 दोस्तों क्या है? विषय। क्या 18 विषय। पंचायती राज संस्थान 11वीं अनुसूची। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन है। और कितने विषय हैं? 29 दोस्तों ध्यान रखना विषय। 73वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। क्या अगर पूछे आपसे कि जो 73वां संविधान संशोधन है ये दोस्तों कब से लागू हुआ? 24 अप्रैल। इसीलिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर पूछे भाषा, तो ये है दोस्तों 8वीं अनुसूची। क्या है? 8वीं अनुसूची। मूल संविधान में 14 भाषाएं, और वर्तमान में दोस्तों ध्यान रखिएगा 22। कितनी है? 22 है। भूमि सुधार ये दोस्तों 9वीं अनुसूची है, और ये भारत के संविधान का पहला संविधान संशोधन। क्या पहला संविधान संशोधन 1951 के अंदर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज संस्थान। लोक कल्याणकारी राज्य भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? याद करो आर्टिकल नंबर 38 लोक कल्याणकारी राज्य, और ये आर्टिकल नंबर 38 जो है वो किस भाग के अंदर आता है? 36 से 51। ये कौन सा भाग है? भाग 4। और इसको क्या बोलते हैं? नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। तो ध्यान रखिएगा राज्य के डीपीएसपी जो है इसका संबंध है लोक कल्याणकारी राज्य से, या दोस्तों आपसे पूछ ले भाग 4 इससे संबंधित है। अगर बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार, ये भाग 3 के अंदर है। आर्टिकल है 12 से 35। कौन सा है? 12 से 35 है। मौलिक कर्तव्य ये भाग 4(1) है, और अनुच्छेद है 51A। और नागरिकता दोस्तों ये भाग 2 है, अनुच्छेद लिखिएगा 5 से 11। अगर आपसे पूछे 26 नवंबर 1949 को कौन सा भाग लागू हुआ? ये वाला। कौन सा? नागरिकता। अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछे कि भाई 42वें संविधान संशोधन से कौन सा भाग आया, तो ध्यान रखना मौलिक कर्तव्य आया। किससे? 42वें संविधान संशोधन से। और अगर तुमसे पूछ ले कि डीपीएसपी वाला जो भाग है ये कहां से लिया गया? आयरलैंड से दोस्तों लिया गया। भारत में द्विसदनात्मक विधानमंडल कितने राज्यों में है? इसको स्टार लगाना। राज्यों में दोस्तों क्या है? राज्यों में है चुनाव। क्या है? चुनाव। अगर पूछे आपसे द्विसदनात्मक विधानमंडल कितने राज्यों के अंदर है, तो तू भी मजा कर। क्या? तू भी मजा कर। तू से ध्यान रखना, टी से हो गया तेलंगाना। क्या हो गया? तेलंगाना। यू से हो गया उत्तर प्रदेश। बीएचआई से हो गया
दोस्तों बिहार, क्या हो गया बिहार, एम से हो गया ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र, ए से हो गया दोस्तों आंध्र प्रदेश, के आर से हो गया कर्नाटक। तो अगर आपसे पूछे द्विसदनीय विधानमंडल मतलब दोस्तों जिसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ऐसे कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे दोस्तों ध्यान रखना टोटल 6 राज्य हैं। और अगर पूछे सबसे अधिक कहां पर है तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक दोस्तों विधानसभा की सीट भी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, और सबसे अधिक विधानमंडल की सीट भी कहां पर है, वो भी दोस्तों ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? ये दोस्तों कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि दोस्तों इनका जो दल है उसका नाम क्या है, लाल कुर्ती दल। क्या नाम है? लाल कुर्ती दल जो है वो दोस्तों इनका दल है। और क्या कहते हैं, खुदाई खिदमतगार। ये तीनों वर्ड आपको याद होने चाहिए, खुदाई खिदमतगार। एक तो ये वर्ड दोस्तों, एक ध्यान रखना लाल कुर्ती दल, और एक ध्यान रखना दोस्तों अब्दुल गफ्फार। तीनों वर्ड आपको याद होने चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, अगर पूछे आपसे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है, सुभाष चंद्र बोस ने। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया स्ट्रगल ये पुस्तक किसकी है, तो ध्यान रखिएगा ये पुस्तक भी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की। और अगर पूछे लाला हरदयाल तो दोस्तों याद करो, अगर पूछे लाला हरदयाल तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना किसने की, 1913। क्या 1913 में कहां पर, सैन फ्रांसिस्को। कहां? सैन फ्रांसिस्को। और ये कहां स्थित है, अमेरिका के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू, अगर तुमसे मैं पूछूं स्वराज पार्टी की स्थापना, कमेंट बॉक्स में छाप दो स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही आंसर है। अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? पहले दोस्तों इसका नाम था रोहतांग सुरंग। क्या नाम था? रोहतांग सुरंग था। वर्तमान में इसका नाम क्या है? वर्तमान में इसका नाम है अटल सुरंग। कहां से कहां तक है? मनाली से लेह मार्ग के बीच में स्थित है। लगभग दोस्तों ध्यान रखिएगा लगभग 9 किलोमीटर ये लंबी है। और अगर पूछे आपसे कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश दोस्तों राज्य है। जब भी हिमाचल प्रदेश की बात होगी तो एक और दर्रा जिसका नाम है सिपकिला दर्रा। क्या नाम है? सिपकिला दर्रा। और इस सिपकिला दर्रा से कौन सी नदी निकलती है? सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ध्यान रखिएगा अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, और सतलुज अगर पूछे सिपकिला दर्रा ये भी दोस्तों ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश है। स्वराज पार्टी जो है कौन सी? स्वराज जो पार्टी है दोस्तों इसकी स्थापना 1923 में होती है। और किसके द्वारा होती है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो हैं वो इसकी स्थापना करते हैं। भूरी क्रांति का संबंध है, अगर आपसे पूछे भूरी क्रांति तो मत्स्य उत्पादन दोस्तों यह है नीली क्रांति। कौन सी है? नीली। अगर पूछे टमाटर उत्पादन यह है दोस्तों लाल क्रांति। अगर मैं आपसे पूछूं उर्वरक उत्पादन है तो खाद्यान्न उत्पादन कौन सी है? हरित क्रांति। कौन सी है? हरित क्रांति। दो सवाल बनते हैं, हरित क्रांति का जनक पूरे विश्व में कौन है और दोस्तों भारत के अंदर कौन है? तो पूरे विश्व में लिखिएगा नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग जो है पूरे विश्व में है। और अगर पूछे भारत में कौन है? स्वामीनाथन जो है दोस्तों ये भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक हैं। अगर पूछे आपसे भूरी क्रांति का संबंध फर्टिलाइजर उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। संघाई सहयोग संगठन इसका मुख्यालय बीजिंग के अंदर है, चाइना में। ठीक बात है। कितने मेंबर हैं? 9 दोस्तों मेंबर है इसमें। भारत पाकिस्तान दोनों की दोनों इसमें शामिल हैं। क्या शामिल हैं? और नवीनतम मेंबर कौन सा है? तो नवीनतम मेंबर दोस्तों ध्यान रखिएगा संघाई सहयोग संगठन का है ईरान। कौन है? ईरान जो है ये इसका नवीनतम मेंबर है। बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय। आसियान का मुख्यालय जकार्ता
जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक बात है। टोटल देश कितने दोस्तों, टोटल देश है, ध्यान रखना 10। कितने देश है, टोटल देश 10 है और जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय। अगर आपसे पूछ ले क्या, अगर आपसे पूछ ले कि सार्क, दोस्तों ध्यान रखिएगा, सार्क का जो मुख्यालय है ये दोस्तों कहां स्थित है, सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। कहां है, काठमांडू नेपाल में है। टोटल कितने मेंबर है दोस्तों, टोटल 8 जो मेंबर है वो इसके अंदर है। अगर पूछे आपसे नाटो, तो नाटो का भी मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, नाटो का भी मुख्यालय लिखिएगा ब्रुसेल्स। कहां है, ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल दोस्तों कहां स्थित है, बेल्जियम के अंदर स्थित है। इसमें सी भी गलत है और दोस्तों डी भी गलत है, दोनों ऑप्शन जो है वो इसके अंदर गलत है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपियन संघ का मुख्यालय भी है दोस्तों, और किसका मुख्यालय, नाटो। सार्क की जो स्थापना है ना वो तो दोस्तों ढाका घोषणा पत्र से हुई थी, लेकिन सार्क का मुख्यालय जो है वो ध्यान रखिएगा नेपाल के काठमांडू में स्थित है। दोनों ऑप्शन यहां पर गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काला पानी और लिपुलेख विवाद किन दो देशों के बीच है, ये दोनों स्थान कहां स्थित हैं, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। कहां, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। और किन दो देशों के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में विवादित है। कौन बताएगा कि किस नदी के कारण ये विवाद उत्पन्न हुआ, कमेंट बॉक्स में छाप दो। काला पानी और लिपुलेख विवाद किस नदी के कारण उत्पन्न हुआ। और अगर तुम्हें पता हो तो याद करो दोस्तों, लिपुलेख, क्या लिपुलेख, और दोस्तों मानादर्रा और नीति पास, क्या नीति पास, ये सब की सब कहां स्थित है, उत्तराखंड के अंदर स्थित हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल। लेकिन ध्यान रखिएगा कहां स्थित है, उत्तराखंड के दोस्तों पिथौरागढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन, संविधान का मूल संरचना सिद्धांत किस केस से संबंधित है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये केस है केशवानंद भारती केस। क्या है, केशवानंद भारती केस। अगर आपसे पूछे कब का केस है, 24 अप्रैल 1973 का केस है। और अगर आपसे पूछे इस केस में क्या कहा गया, एक तो प्रस्तावना जो है ये दोस्तों संविधान का अंग है। क्या है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, क्या संशोधन हो सकता है, लेकिन दोस्तों संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये किस केस में आया, केशवानंद भारती केस। कितने जजों की बेंच थी, 13 जजों की दोस्तों बेंच है, जो कि अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच, क्या सबसे बड़ी बेंच है, 13 जजों की बेंच। इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या है, केशवानंद भारती केस। लेकिन अगर आपसे पूछे, ये ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है दोस्तों, 24 अप्रैल 1973। इसी केस के बाद में कौन सा 42वां संविधान संशोधन होता है 1976। और आपको याद हो कि प्रस्तावना जो है दोस्तों उसमें संशोधन एक ही बार हुआ है और वो है 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इन शब्दों को दोस्तों जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। दोस्तों याद करो, ग्रंथियों की अगर बात करें, क्या ग्रंथियों की दोस्तों बात करें तो कौन सी ग्रंथि कहां पर है, एक बार फटाफट गोली की तरह दोस्तों बताओ कि अगर ग्रंथि, इसके बाल खड़े करता हूं, क्या इसके बाल खड़े करता हूं दोस्तों, ये राजस्थान में दोस्तों रीट की तैयारी कर रहा है। किसके, राजस्थान में दोस्तों रीट की तैयारी करने वाला बच्चा है जिसके बाल जो हैं वो दोस्तों खड़े हो चुके हैं। ठीक है, अगर पूछे आपसे कौन कौन सी ग्रंथि है, एक तो दोस्तों ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है। इसी के पास में दोस्तों कौन सी ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस। कौन सी है, हाइपोथैलेमस। यही दोस्तों ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। कौन सी है, पीनियल। अगर मैं पूछूं आपसे मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। अगर पूछे आपसे दोस्तों मास्टर ऑफ
मास्टर, ये कहते हैं हाइपोथैलेमस। अगर पूछे आपसे पीनियल दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहा जाता है, जैविक घड़ी दोस्तों किसे कहा जाता है, वो कहते पीनियल। आपको कब हगटन होगा, आपको कब दोस्तों नींद आएंगी, अगर सोना बाबू नहीं है तो, है ना, तो कब नींद आएंगी, कब आप जगोगे, सब डिसाइड होता है दोस्तों पीनियल ग्रंथि से। अगर मैं आपसे पूछूं ये गले में दोस्तों कौन सी ग्रंथि है, थायराइड। कौन सी है, थायराइड। तो अगर पूछे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि ये कौन सी है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा वो है थायराइड ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर आपसे पूछे इसके हाथ नहीं है रसगुल्ला, इसके हाथ तो लिख लिख के दोस्तों लुप्त हो गए क्या, इतना इसने लिखा है, ट्यूटर पे इसने लिखा दोस्तों, क्लास में इसने लिखा, ऑनलाइन क्लास में इसने लिखा, करंट में इसने लिखा, एनवायरमेंट में इसने लिखा, टीचिंग मेथड में इसने लिखा, इसके हाथ लिख लिख के दोस्तों विलुप्त हो चुके हैं क्या, विलुप्त हो चुके हैं। इसलिए मैंने इसके हाथ दोस्तों नहीं बनाए, बैठ बैठ कर दोस्तों इसका जो पेट है आप देख लीजिए, बैठ बैठ कर कैसा हो चुका है। ये विद्यार्थी दोस्तों हमारा है क्या, ये विद्यार्थी हमारा है, चिंता मत कीजिए, ठीक है। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर आपसे पूछे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, यहां पर दोस्तों किडनी है क्या, किडनी है, और किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि है, एड्रीनल। कौन सी ग्रंथि है, एड्रीनल। और दोस्तों इसे कहते हैं क्या, लड़ो या भागो, क्या लड़ो या भागो, करो या मरो, क्या करो या मरो, फाइट और फ्लाइट, ये दोस्तों कौन सी ग्रंथि है, एड्रीनल ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। 3 सवाल नोट कर लो। अगर पूछे आपसे पीयूष ग्रंथि दोस्तों मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस है, और बायोलॉजिकल क्लॉक दोस्तों ये पीनियल है, क्या है, पीनियल। अगला क्वेश्चन, AFSPA आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की एक बार में कितने महीने के लिए लागू किया जाता है। पहली बात तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म लिखो, आर्म फोर्स, क्या है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, क्या आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अधिनियम कब का है, 1958 का दोस्तों अधिनियम, कब का है, 1958 का अधिनियम। और दोस्तों अगर आपसे पूछे एक बार में कितने माह के लिए, 6 माह के लिए किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। उस फोटो पे मेरा कॉपीराइट है, अगर किसी ने भी दोस्तों कॉपी मारने की कोशिश करी उस फोटो को, ये फोटो जो है ना, ध्यान रखना दोस्तों इस पे मेरा कॉपीराइट है। इसकी किडनियां भी दिखने लग गई दोस्तों, ऐसी स्थिति हो गई है इसकी जो किडनियां है, इसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं सेलेक्ट हो गया हूं, नहीं हुआ हूं, पेपर दोबारा होगा, पेपर नहीं होगा। भाई साहब ये खुद कंफ्यूज है, क्या खुद कंफ्यूज है दोस्तों। इसके जो हाथ हैं ठाकुर, हाथ तो गए हो, क्या हाथ तो गए हो दोस्तों। 6 माह के लिए आर्म फोर्स स्पेशल पावर जो एक्ट है, इसके तहत दोस्तों किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। अधिनियम अगर आपसे पूछे 1958 का दोस्तों अधिनियम है। और मैं अगर आपसे पूछूं, क्या अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अभी कहां पर लागू किया गया है, क्या अभी कहां पर लागू हुआ है, नागालैंड के अंदर दोस्तों लागू हुआ। इसमें क्या पुलिस की शक्तियां बढ़ेंगी, तो नहीं बढ़ेंगी, क्या पुलिस की शक्ति नहीं बढ़ेंगी। इसमें किसकी, जो आर्मी है दोस्तों, इसकी शक्तियां इसमें बढ़ाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन, बोमडिला दर्रा किस राज्यों में स्थित है, तो लिखना दोस्तों बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। दीफू दर्रा भी कहां पर है, दीफू दर्रा भी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले तेजू दर्रा कहां है, तेजू दर्रा दोस्तों लिखिएगा मणिपुर के अंदर है। अगर गुरुजी आपसे पूछे कि दोस्तों अगर नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां स्थित है, तो ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश में मॉलिंग नेशनल पार्क, क्या मॉलिंग नेशनल पार्क ये भी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर। आगे बढ़िएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये दोस्तों जिस दिन करवाया उसके अगले जो है, क्या उसके अगले जो है दोस्तों
अगली बारी अभी यूपी टेट का एग्जाम हुआ, इसमें दोस्तों सीधा क्वेश्चन पूछा गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। पूरी कहानी अपने दिमाग में घुमाओ कि दोस्तों 1972 में कौन सा सम्मेलन है, स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा? स्टॉकहोम। कहां पर हुआ था? स्वीडन के अंदर दोस्तों हुआ था। इस सम्मेलन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पहला सम्मेलन दोस्तों कहा जाता है। फिर इसके बाद में इंदिरा गांधी जी भारत आती हैं और भारत आकर के 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित करती है और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसे दोस्तों लॉन्च करती है। और इसी सम्मेलन में 5 जून 1972 को किस संस्था की स्थापना होती है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और कहां पर स्थापना होती है? तो इसका मुख्यालय होता है नैरोबी केन्या के अंदर। और इसीलिए 5 जून को कौन सा दिवस बनाते हैं? पर्यावरण दिवस। लेकिन पहली बार कब बनाया गया? 1974 में। तो ये सारे सवाल ध्यान रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये दोस्तों 1972 का। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंगों में कौन कौन से रंग शामिल होते हैं? तो ध्यान रखिएगा RGB ये दोस्तों शामिल होते हैं। तो अगर आपसे पूछे रेड होता है दोस्तों, पीला नहीं होता, लाल होता है, हरा होता है, नीला होता है क्या? अगर आपसे पूछे रेड, ग्रीन, ब्लू ये दोस्तों प्राइमरी रंग है। सफेद तो इन तीनों के मिलने से बनता है। अगला क्वेश्चन है सत्य को पहचानिए। देखिए आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। क्या है? कूलाम है। अगला क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता दोस्तों, ये धारा, ओ भाई साहब क्या है ये गलत है दोस्तों। क्या गलत है? ज्योति तीव्रता जो है इसका मात्रक है कैंडेला। कौन सा है? कैंडेला। अगर पूछे पास्कल दूरी का मात्रक है, एम्पियर दोस्तों क्या है? सत्य का पूछा है। पास्कल जो है दोस्तों ये एम्पियर भी गलत है। ध्यान रखिएगा धारा का जो मात्रक है वो दोस्तों एम्पियर है। क्या है? धारा का मात्रक एम्पियर है। अगर पूछे ज्योति तीव्रता, इसका दोस्तों मात्रक क्या है? कैंडेला है। और अगर पूछे आपसे पास्कल जो है ये दोस्तों दाब का मात्रक, किसका है? दाब का। और अगर पूछे पारसेक, ये ध्यान रखिएगा दूरी का मात्रक है। तो इसमें सही आंसर है आवेश का जो मात्रक है वो दोस्तों होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम है। धारा का मात्रक एम्पियर है, ज्योति तीव्रता कैंडेला है, पास्कल दोस्तों दाब का है, पारसेक दूरी का है। और गुरुजी करंट ध्यान रखना दोस्तों, करंट, तुमने इतनी करंट पढ़ ली है, अब दोस्तों तुम्हारी जो करंट है ना वो क्या बन चुकी है? ये बन चुकी है दोस्तों इतिहास। क्या? इतिहास बन चुकी है तुम्हारी दोस्तों करंट। इतनी तुमने गुरुजी करंट छाप ली। लिखो प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। कब? 9 जनवरी 1915। कौन भारत आए थे? गांधी इज बैक। क्या? गांधी इज बैक 9 जनवरी 1915 को। कहां से? साउथ अफ्रीका से। और दोस्तों इसीलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस है? प्रवासी भारतीय दिवस है। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस है। ये दोस्तों आपका पहला जो पेपर है। प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों याद करो गोवा जो है आजादी के बाद भी किसका दोस्तों उपनिवेश था? तो याद करो पुर्तगाल। ये जो पुर्तगाल है ना दोस्तों, ये भाई साहब सबसे पहले आया। क्या? सबसे पहले आया। सबसे बाद में दोस्तों कौन गया? पुर्तगाल। सुनना मेरी बात को, अगर आपसे पूछे कि दोस्तों सबसे पहले आने वाला कौन है? सबसे पहले आने वाला पुर्तगाल। और लात मार के किसको बाहर निकाला? पुर्तगाल को ही दोस्तों लात मार के बाहर निकाला। पुर्तगाल जो है वास्को डिगामा दोस्तों सबसे पहले आया, कालिकट तट के ऊपर आया वास्को डिगामा। क्या? वास्को डिगामा दोस्तों कालिकट तट के ऊपर आया था। पुर्तगाली दोस्तों सबसे पहले आए। इन्होंने कहां राज किया? इन्होंने दोस्तों गोवा जो है इस पर अपना अधिकार किया था। और अगर करंट का मात्रक फूल पत्ती वाले, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि पुर्तगाल जो है इसे दोस्तों कब बाहर निकाला गया? 1961 के अंदर इन्हें लात मार के दोस्तों बाहर। क्या क्या सिखाकर गए थे? सुन लो,
क्या क्या सिखा कर गए थे? ये भाई साहब तंबाकू की खेती करना सिखा कर गए। क्या तंबाकू जो है इसकी खेती किसने सिखाई? पुर्तगालियों ने। दूसरा दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस जो है ये भी किसने सिखाई थी? पुर्तगालियों ने सिखाई है प्रिंटिंग प्रेस। इनके द्वारा गुरुजी क्या हुआ? इनके द्वारा दोस्तों ध्यान रखिएगा एक नीति अपनाई गई थी और इन्हें कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। और आपसे पूछ ले ये नीति किस गवर्नर ने अपनाई? फ्रांसिस अल्मेडा। किसने अपनाई दोस्तों? फ्रांसिस जो अल्मेडा है इसके द्वारा ये नीति अपनाई गई। तो अगर आपसे पूछे पुर्तगालियों ने कौन सी पॉलिसी है? ब्लू वाटर पॉलिसी है। और दोस्तों अगर पूछे आपसे किसने इसको अपनाया तो अल्मेडा जो साहब है इसने दोस्तों इसको अपनाया। और पूछे तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस जो है ये दोस्तों कौन लेकर आए? पुर्तगाली इसको लेकर आए थे 1961 में। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के द्वारा ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों को दोस्तों भारत से बाहर किया गया। तो इसका आंसर है गोवा मुक्ति दिवस जो है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि दोस्तों गोवा स्वतंत्र राज्य कब बनाया गया, कौन बताएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि जो गोवा है उसे दोस्तों किस सन के अंदर स्वतंत्र राज्य जो है घोषित किया गया? ये दोस्तों पहला पेपर ये पहला पेपर था। कमेंट बॉक्स में बताओ कि कल जो है कल रात को 8 बजे जो सेकंड पेपर है इसका सॉल्यूशन करवाऊं या नहीं करवाऊं? आप कमेंट बॉक्स में अभी छाप दो अभी छाप दो कि कल रात को 8 बजे जो सेकंड पेपर है इसका सॉल्यूशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। 1987 लिख लेना। गोवा दोस्तों कब अलग राज्य बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा 1987 में बनाया गया। करेक्ट आंसर है। बताइए कमेंट बॉक्स में ये पेपर सॉल्यूशन आपके काम आएगा नहीं आएगा? मजा आएगा आपको नहीं आएगा? मतलब मैं हर वो तरीका अपनाता हूं दोस्तों जिससे आपका कुछ ना कुछ फायदा हो और कुछ ना कुछ चीज आपको सीखने को मिल जाए, बस आपकी पुरानी चीजें रिवाइज हो जाएं। हर वो काम मैं करता हूं यहां पर आपके सामने। तो कल मैं आपके सामने अगर आप कहोगे तो ये सेकंड जो पेपर हुआ है फूल जो 7 फेरों वाला उसका जो सॉल्यूशन है कल 8 बजे दोस्तों मैं आपको वो करवाऊंगा। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे छाप के बताओगे कि जो मैंने आपसे कहा था कि 5-5, 6-6 घंटे की जो क्लास है दोस्तों भंडारा टाइप की क्लास भंडारा टाइप की जो क्लास है वो मैं चाहता हूं स्टार्ट करना साइंस। किससे चाहता हूं दोस्तों? साइंस से स्टार्ट करना चाहता हूं। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये प्रयास ठीक रहेगा नहीं रहेगा, मुझे कुछ नहीं पता ना, मैं बस कोशिश करूंगा आपके सामने। अगर आप बोलोगे तो अगले 7 दिन में मैं साइंस की एक क्लास सीधा 6 घंटे सीधा 6 घंटे दोस्तों गोली की तरह उड़ाऊंगा इसको। मतलब मेरा एक इच्छा है कि एक ऐसी क्लास YouTube पर हो जो 6 घंटे की क्लास और बायोलॉजी का एक भी सवाल उससे बाहर नहीं जाए। मतलब ठीक है 6 घंटे में पूरी बायोलॉजी तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन 6 घंटे में मैं आपको वो पढ़ा सकता हूं जो सच में पेपर में पूछा जाता है ना। सच में दोस्तों पेपर में जो आता है वो मैं कोशिश कर सकता हूं आपको पढ़ाने की। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे क्लास कैसी लगी और ये वाला प्रोग्राम आपको कैसा लगा। और एक बात सुनिए मेरी दोस्तों, आप में से कुछ लोग परेशान होंगे कि बिहार के जो टीचर्स हैं उनके ऊपर दोस्तों FIR दर्ज हुई है। चिंता मत कीजिए ना, पटना पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है दोस्तों कि जो निर्दोष है उनको कोई कुछ भी नहीं कहा जाने वाला है। और दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, हम जानते हैं कि टीचरों ने दोस्तों इस आपका जो भी मूवमेंट था उसमें आपको ना तो कहा था करने के लिए, टीचर ने कभी आपका सपोर्ट किया नहीं था इस मूवमेंट में जो प्रोटेस्ट आपने किया है। लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ टीचर जो है उनके ऊपर FIR हुई है बिहार के अंदर। पर आज पटना पुलिस ने स्पष्ट किया है दोस्तों कि जो निर्दोष है उनके कुछ नहीं कहा जाएगा और हर टीचर को अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, इसलिए मैंने आपको ये न्यूज जो है आपको बता दी है। ग्रुप डी CBT 2 आपको मैसेज करना है लगातार दोस्तों। RRB की जो मैंने आपको सुबह साइट बताई थी उसके ऊपर
आपको मैसेज जरूर करना है ग्रुप डी के ऊपर। क्या ग्रुप डी के ऊपर जरूर मैसेज करना है, ध्यान रखना ग्रुप डी सीबीटी 2 नहीं चाहिए, ये आपका मैसेज उसमें होना चाहिए। ये जो आपने दोस्तों एक मैसेज जो भेजने वाले हो वो आपको वहां पर बोलना है, ठीक है। तो मस्त रहिए, खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा, अपना तैयारी को मजबूत कीजिए। सुबह मिलते हैं 6:15 बजे इसी मंच पर, यहीं पर। और ध्यान रखना इसे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो फोटो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए भाई साहब। ये जो फोटो है ना दोस्तों, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि गुरुजी ये क्या बनाया, क्या ये क्या बनाया था आपने। चलो ध्यान रखना, खुश रहिएगा, मस्त रहिए। सर ब्याह करवा दो, अरे ब्याह तो मैं खुद ही ना कर लेता, तुम्हारी क्या करवाऊं, खुद तो करूं पहले एक बार, फिर तुम्हारा करवाऊंगा, ठीक है। इसमें एक सवाल गलत हो गया था ना, गलती से वो टाइप गलत हो गया, कोई बात नहीं है ना, 29 तो ठीक थे ना, ठीक है। अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो सबकी सब, ठीक है। एक बार अब अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। अब आपकी जो भी मांगे थी वो मान ली गई है, चिंता मत कीजिए, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और जम के पढ़ाई कर लो, ठीक है। एक बार ये क्या कह रहा है, 1 मंथली क्लोज क्यों कर दिया, अरे यार 3 दिन ये करवा रहा हूं, चिंता मत करो ना, 3 दिन ये करवा रहा हूं आपके सामने, स्क्रीनशॉट लिया चलो ऑल दी बेस्ट। हाँ, अरे वो करवा दूंगा, वो मंथ वाला जो है ना, वो मई तक तो हो ही गया था ना, वो करा दूंगा, चिंता मत करो ना। ये 3 दिन ये बाकी है, इसको करा देता हूँ, कल इसको करा देता हूँ, परसों फिर उसको करा दूंगा, ठीक है। परसों तो 7 फेरा है ही आपका। हाँ चलो, जय माता दी, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जय हिंद। ये इसको ब्लॉक मार दो ना, काहे परेशान हो रहा है बेचारा इतनी देर से, परेशान नहीं होना चाहिए किसी को भी, है ना। टेस्ट रैंक हटवा दिए, एक दिन ही रहता है टेस्ट रैंक का ना। चलो ध्यान रखिए, मिलते हैं अब आपसे कल सुबह 6:15 बजे इसी मंच पर, ओके। ऑल द बेस्ट। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के साथ।